देश के लिए अपनी जान देने वाले और देश के विकास में अहम योगदान निभाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए एक बेहद ही राहत की खबर है। जहां एक तरफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गृहकर माफ किया जाएगा, वहीं साथ ही साथ अब उनके नाम से पार्क और सड़कें भी बनाई जाएंगी। आपको बता दें, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया और मंत्री अनिल राजभर भी पहुंचे थे। वहां पर लखनऊ की मेयर ने एक बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अब गृहकर और जलकर मुक्त होगा। वहीं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इनके नाम पर सड़कें और पार्क भी बनवाई जाएंगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे आगे आने वाली पीढ़ी इनकी प्रेरणा को बरसों तक याद रख सके। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से सड़कें और पार्क बनवाने से उनका कर्ज तो नहीं चुकाया जा सकता जो उन्होंने इस देश के लिए काम किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से सरकार की इस पहल से उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक सम्मान मिलेगा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमीश मिश्रा के साथ संदीप खेर, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह ने यहाँ कई परियोजनाओं का निरीक्षण किया, चाहे वो किसान पथ हो या फिर तमाम अन्य जो पुल बन रहे हैं उनका निरीक्षण किया। इसके अलावा संगठन के पदाधिकारियों के साथ में राजनाथ सिंह ने बैठक की और लखनऊ चूंकि राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ के सियासी समीकरणों को भी भांपा और जो तमाम यहाँ लखनऊ महानगर से संबंधित नेता हैं उनके साथ बैठक भी की। लखनऊ एयरपोर्ट पर राजनाथ सिंह का स्वागत योगी सरकार के मंत्रियों ने किया और उसके बाद संगठन के तमाम पदाधिकारियों और अफसरों के साथ में उन्होंने यहाँ की विकास योजनाओं का जायजा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दौरे पर रहे। लखनऊ में उन्होंने किसान पथ, टेढ़ी पुलिया आदि परियोजनाओं का जायजा लिया। यही नहीं, लाल कुआं मीना बेकरी फ्लाईओवर का निरीक्षण करने भी वह पहुंचे। इस दौरान उनके साथ तमाम अफसर मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ संगठन के पदाधिकारियों के साथ भी राजनाथ सिंह ने बैठक की और उनको निर्देशित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में किए जाने वाले 3000 करोड़ से ज्यादा विकास कार्यों का जायजा लिया और जो निर्देश थे इन विकास योजनाओं से संबंधित वो अफसरों को दिए। कैमरामैन अमीश के साथ संकेत मिश्रा, R9 टीवी, लखनऊ। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पे जम के हमला बोला है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत कुमार ने अनर्गल बयान दिया है किसानों को लेकर। उसके साथ ही आम आदमी पार्टी का कहना है कि गंगा स्केप चैनल को लेकर अभी तक TSR यानी त्रिवेंद्र राव सरकार ने शासनादेश रद्द नहीं किया है, जिसको लेके आम आदमी पार्टी ने आज बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। आपने बीजेपी प्रभारी दुष्यंत कुमार के उस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया जिसमें उन्होंने किसान बिल समेत किसानों को उग्रवादी कहने और आंदोलन कर रहे किसानों को खालिस्तान और पाकिस्तान से जोड़ने की बात कही थी। आपने आज विरोध मार्च निकाला। आप कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय सर्कुलर रोड से शुरू होकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। वहीं आपने गंगा स्केप चैनल का शासनादेश अब तक रद्द नहीं करने पर बीजेपी सरकार की जमकर आलोचना की। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि आप कांग्रेस की बी टीम है। तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कुछ समय पूर्व संतों के बीच जाकर सार्वजनिक तौर पर अपनी गलती मानी थी। पूर्व मुख्यमंत्री की गलती को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुधार किया है और जल्द इसका शासनादेश जारी किया जाएगा। राजनीति के गलियारे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार होता रहता है, मुद्दा चाहे कोई भी हो। अब इस नए मुद्दे में या नए मुद्दे को धार देने में आम आदमी पार्टी भी कूद गई हो। मौका चाहे गंगा स्केप चैनल का हो, चाहे दुष्यंत प्रभारी उत्तराखंड बीजेपी का मामला हो। डीजीपी अनिल रतूड़ी के रिटायरमेंट के बाद आज 1989 बैच के IPS अधिकारी अशोक कुमार ने पदभार ग्रहण किया। अब वो उत्तराखंड के नए डीजीपी होंगे। राज्य पुलिस के मुखिया डीजीपी अनिल रतूड़ी की विदाई परेड पुलिस लाइन में आयोजित की गई। परेड को IPS रेखा यादव ने कमांड किया। इस मौके पर डीजीपी हरियाणा मनोज यादव भी शपथ मौजूद रहे। डीजीपी अनिल रतूड़ी ने परेड के सफल आयोजन के लिए डीजीपी कानून व्यवस्था अशोक कुमार, DIG दून अरुण मोहन जोशी को विशेष रूप से बधाई दी। डीजीपी अनिल रतूड़ी ने कहा कि हम लोग जो भी कर सकते हैं उससे पीछे फोर्स व टीम भावना बेहद अहम है। वर्ष 2000 में मैं OSD के रूप में उत्तराखंड में आया था। आज DGP के पद से रिटायर हो रहा हूं।
राज्य पुलिस के सिपाही दरोगा बहुत शालीन, सभ्य, मानवीय व प्रोफेशनल तौर पर बेहद आगे हैं। पुलिस लाइन से सभी पुलिस के आला अधिकारियों ने डीजीपी अनिल रतूड़ी को गाड़ी में धक्का लगाकर विदाई दी। डीजीपी अनिल रतूड़ी ने नवनियुक्त डीजीपी अशोक कुमार को बधाई देते हुए कहा कि वो इस प्रथा को आगे बढ़ाएंगे और पुलिसिंग के तौर पर बेहतर काम भी करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी समर्थन मिला है। महासचिव और उत्तराखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज सांकेतिक उपवास पर बैठे। किसानों के समर्थन में अपने आवास पर सांकेतिक उपवास करके हरीश रावत ने किसान विरोधी बिल का बहिष्कार किया है। हरीश रावत का कहना है कि सरकार की तरफ से धान खरीद पूरी तरह से यहां पर बंद कर दी गई है, जिससे उनकी नाराजगी है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ उपवास करते हुए उन्होंने तमाम तरह की बातें रखी। साथ ही साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड में किसानों का धान बड़ी मात्रा में खरीद की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन सरकार ने खरीद के काफी समय पहले इसको बंद कर दिया है। एफसीआई के खरीद केंद्र दूर बने हैं और बहाना कर रहे हैं। मजबूरी में किसान औने पौने दामों पर राइस मिलर के पास अपना धान बेचने को मजबूर हो रहे हैं और यह मजबूरी उसको राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। केंद्र सरकार के किसानों को लेकर लाए गए बिल का विरोध देश भर में हो रहा है। वहीं उत्तराखंड प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी किसानों के हितों की बात करते हुए उपवास पर बैठे हैं। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दिलाई सभी सदस्यों को शपथ। यूपी से 8 और उत्तराखंड से 1 राज्यसभा सदस्यों की दिलाई गई शपथ। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने यूपी और उत्तराखंड के नवनिर्वाचित राज्यसभा मेंबर को शपथ दिलाई। आज यूपी से राज्यसभा के 8 मेंबरों ने शपथ ली, जिसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल, नीरज शेखर, हरिद्वार दुबे, श्रीमती गीता और बीएल वर्मा ने शपथ ली। उत्तराखंड से नरेश बंसल ने भी शपथ ली। वहीं यूपी से समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव और बीएसपी से रामजी गौतम ने शपथ ली, जिससे राज्यसभा में अब बीजेपी को और बल मिलेगा और कोई भी बिल पारित करवाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और सीमा द्विवेदी ने आज शपथ नहीं ली। सीमा द्विवेदी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं, जबकि अरुण सिंह के परिवार में एक दुर्घटना हुई है, जिसके कारण उन्होंने शपथ नहीं ली। अब वो अगले सेशन में शपथ लेंगे। दीपक चौबे, R9 टीवी, दिल्ली। चर्चित उन्नाव रेप केस मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आवाज उठाने वाले और पीड़ित पक्ष की ओर से दलील रखने वाले वकील महेंद्र सिंह माखी का आज निधन हो गया है। महेंद्र सिंह माखी लगातार पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे थे, पर वहीं आज उनकी मौत हो गई है। उन्नाव केस मामले में जब पीड़िता अपने परिवार और वकील के साथ रायबरेली जा रही थी, तब एक ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में पीड़िता की चाची और मौसी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि वकील और पीड़िता घायल हुए थे। और इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत कुल 7 दोषियों को 10-10 साल की सजा हुई थी। इसके अलावा अदालत ने 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। आपको बता दें कि 2019 में महेंद्र सिंह माखी का रायबरेली में एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बाद ही करीब 1 साल से महेंद्र सिंह माखी का अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने के साथ ही आज उनकी मौत हो गई है। आज प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे। ऐसे में अगर बात करें तो काशी की जनता को कई विकास कार्यों की जहां सौगात मिली, वहीं 84 घाट का जो देव दीपावली का मौका है उसका लुत्फ भी उठाते नजर आए प्रधानमंत्री नौका विहार के माध्यम से। इस छटा को देखते हुए वो ललिता घाट पहुंचे और ललिता घाट से विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण करते हुए बाबा विश्वनाथ के मंदिर में उन्होंने मत्था टेका और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की कि कोरोना काल से पूरी दुनिया को निजात मिल जाए। ऐसे में फिर वो नौका विहार के माध्यम से काशी के 84 घाटों का आनंद लेते दिखे। तो वहीं चेत सिंह किला पर स्थित लेजर शो भी प्रधानमंत्री ने देखा और लेजर शो के दरमियान यहाँ की जो काशी की घाट हैं उनको लेकर काशी के जो बुद्धिजीवी प्रधानमंत्री जी के साथ थे उनसे भी बातचीत की काशी की सुंदरता को लेकर। काशी में आज देव दीपावली का मौका था। इस देव दीपावली के मौके पर जो काशी का जो घाट था वो महादीपावली यानी दीपों से आज काशी को भर दिया गया था। जो लाखों दीप जलाकर काशी को इस तरीके से चकाचौंध रोशनी से भर दिया गया कि ताकि अगर भगवान भी धरती पे हों तो देखें कि काशी सभी न्यारी सबसे से सुंदर काशी और काशी का आज जो सुंदरता था वो कहीं ना कहीं उसकी तस्वीर दुनिया भर के कोने में जाएगी, जिससे आने वाले वक्त में टूरिज्म काशी का बढ़ता हुआ दिखेगा। बनारस की 84 घाट की जो छटा थी वो काशी में काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने नौका विहार की सवारी से देखा, तो वहीं
काशी में टूरिज्म बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री की ये पहल आने वाले वक्त में काशी को एक बार फिर व्यापार और टूरिज्म से जोड़ा जाएगा। आने वाले वक्त में जिस तरीके से बनारस की देव दीपावली को पूरी दुनिया भर की टीवी स्क्रीन और सोशल मीडिया पे दिखाया गया, इससे आने वाले वक्त में काशी का टूरिज्म बढ़ेगा, तो वहीं काशी वासियों को रोजगार और काशी का विकास भी जल्द होता हुआ दिखेगा। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। कोरोना काल के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला वाराणसी दौरा है। स्वागत के बाद प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर द्वारा खजुरी स्थित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। साथ ही साथ 6 लेन प्रयागराज हाईवे का लोकार्पण किया। वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी और प्रयागराज के बीच 2474 करोड़ की 6 लेन परियोजना का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने सबसे पहले परियोजना के मॉडल को देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर हर महादेव से अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने भोजपुरी में अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए सभी को प्रणाम किया। जनसभा स्थल के आसपास गांवों और कस्बों का नाम लेकर सभी का आभार जताते हुए देव दीपावली और गुरु पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि काशी को आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और लाभ मिल रहा है। इसका लाभ काशी के साथ ही प्रयागराज को भी मिल रहा है। 6 वर्षों में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे हुए और कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। बाबतपुर एयरपोर्ट रोड विकास कार्य की पहचान हो चुकी है। रिंग रोड फेज 2 का काम तेजी से चल रहा है। इसके बन जाने से सुल्तानपुर से गाजीपुर जाने वाले वाहन शहर में आए बिना निकल सकेंगे। इसके अलावा अन्य हाईवे पर काम हो रहा है। इनसे वाराणसी, लखनऊ और आजमगढ़ की यात्रा आसान हो जाएगी। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वाराणसी प्रयागराज हाईवे के चौड़ा होने से काशी और प्रयागराज के बीच आना जाना और आसान हो जाएगा। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों और इस क्षेत्र के लोगों को होने वाली परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। इसका लाभ कुंभ के दौरान भी मिलेगा। 6 लेन प्रयागराज लोकार्पण और जनसभा को संबोधित करने के बाद हेलीकॉप्टर द्वारा प्रधानमंत्री डोमरी के लिए रवाना हुए। कैमरामैन प्रतीक पाठक के साथ विपिन कुमार सिंह, R9 TV, वाराणसी। धर्म की नगरी काशी में आज देव दिवाली हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। काशी के सभी घाटों पर लाखों दिए जहां जगमगा रहे हैं, तो वहीं दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा आज के मौके पर महाआरती का आयोजन किया गया। विश्व के ईश्वर यानी विश्वेश्वर भगवान शिव के शहर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा की शाम पूरी भव्यता के साथ देव दिवाली का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि प्रबोधनी एकादशी के दिन 4 महीने की योग निद्रा से जागने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु और 33 कोटि देवी देवतागण भोलेनाथ की नगरी में गंगा घाट पर दिवाली मनाने के लिए उतरते हैं। इस पुण्य अवसर पर जैसे ही आकाश में भगवान भास्कर अस्त होते हैं, देवादिदेव महादेव काशी विश्वनाथ के माथे की शोभा बढ़ाने वाले काशी के अर्धचंद्राकार घाटों की 8 किलोमीटर की लंबी श्रृंखला लाखों दियों की रोशनी से जगमग हो जाती है। ये महाआरती राष्ट्रवाद को भी समर्पित रही। यहाँ पर अमर शहीद जवानों को जहाँ श्रद्धांजलि दी गई, तो इस आरती में 42 कन्याएं रिद्धि सिद्धि के रूप में थी। तो 21 अर्चकों ने माँ गंगा की महाआरती की, जिसे देखने के लिए देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु जुटे हुए थे। आगरा थाना ताजगंज इलाके के बसई इलाके में देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने एक मकान में छापेमार कार्रवाई की, जिसमें 2 युवती और 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। और संचालक की अगर बात करें तो संचालक पीछे के गेट से अपने परिवार सहित भागने में सफल रहा। आगरा थाना ताजगंज के बसई खुर्द में एक मकान पर पुलिस ने छापा मारकर देह व्यापार पकड़ा। यहां पर 2 युवती और 3 ग्राहक मिले, उन्हें पकड़ लिया गया। वहीं देह व्यापार का संचालक परिवार के साथ फरार हो गया। इस मकान पर सील लगा दी गई है। सीओ सदर महेश कुमार ने बताया कि थाना ताजगंज के बसई खुर्द में एक मकान में देह व्यापार की सूचना मिली थी। इस पर थाना ताजगंज महिला थाना और मानव तस्करी निरोधक शाखा थाना की टीम के साथ छापामार कार्रवाई की। पुलिस के पहुंचने पर मकान के पिछले गेट से 4-5 लोग निकल कर भाग गए और पुलिस पीछे रह गई, लेकिन आरोपी पकड़े नहीं जा सके। 2 कमरों में 3 युवक और 2 युवतियां मिली। इस पर उन्हें थाने लाकर पूछताछ की। वहीं मकान मालिक के नाम के बारे में आसपास के लोगों ने कुछ भी नहीं बताया। मकान पर सील लगा दी है। आशंका है कि क्षेत्र के कुछ और मकानों में यही कार्य कराया जा रहा है। इस कारण आरोपी को बचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इस पर एक टीम को जांच के लिए लगाया गया है। मामले में पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है। पकड़ी गई दोनों युवतियां सवाई माधोपुर की रहने वाली हैं, जिन्हें ठेकेदार ठेके पर आगरा बुलाया था। और जो पकड़े गए युवक हैं वो आगरा के रहने वाले हैं और ग्राहक बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस अब इस बात की तस्दीक कर रही है कि आखिर ये मकान किसका था और दिया व्यापार का धंधा
कौन संचालन कर रहा था। हालांकि पड़ोसियों से पूछताछ में पुलिस को अभी भी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि इस देह व्यापार का ठेकेदार कौन था। पुलिस इसी बात की जानकारी करने में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस ने इन 5 लोगों पर देह व्यापार की धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच हरिद्वार में आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर तमाम घाटों और हर की पौड़ी पर गंगा स्नान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद आज दिन भर हर की पौड़ी पर भारी संख्या में श्रद्धालु नहीं पहुंच सके। हाँ, हालांकि कुछ स्थानीय लोगों ने जरूर हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा स्नान किया। आज कार्तिक पूर्णिमा पर हरिद्वार और ऋषिकेश में होने वाले गंगा स्नान को प्रशासन की ओर से रद्द कर दिया गया। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए दोनों जगह जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया। हर की पैड़ी और ऋषिकेश के सभी गंगा घाटों पर बैरिकेडिंग कर पुलिस बल की तैनाती की गई और स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को गंगा घाटों पर जाने से रोका भी गया। हालांकि स्थानीय लोगों को इस दौरान जरूर थोड़ी सी छूट दी गई, जिसके चलते हर की पैड़ी पर अन्य स्नान पर्वों की तुलना में आज भीड़भाड़ बहुत कम नजर आई। हालांकि हरिद्वार स्नान पहुँचने के लिए कुछ श्रद्धालु हर की पौड़ी पर डुबकी लगाते हुए देखे गए। उधर पुलिस के मुताबिक गंगा आरती और अस्थि विसर्जन के लिए हर की पौड़ी पर पहुंचने वाले लोगों को आने की तो इजाज़त दी गई, लेकिन गंगा स्नान करने वाले लोगों को बॉर्डर से ही वापस भेज दिया गया। अन्य लोगों से स्नान न करने और वापस जाने की भी अपील पुलिस द्वारा की गई। इसके साथ ही गंगा घाटों पर स्नान करने वाले लोगों से कोविड के नियमों का पालन करने का भी कहा गया। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर स्नान पर प्रतिबंध लगाने का असर तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी दिखाई दिया। यहाँ भी बहुत कम संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचे और कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान कर पूर्ण कामना की। किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों को आज 4 दिन पूरे हो चुके हैं। 4 दिन से भारतीय किसान यूनियन के लोग यूपी गेट पर धरना दिए बैठे हैं। ये लोग दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाज़त मांगते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस इन्हें अंदर घुसने नहीं दे रही। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर यूपी गेट पे किसानों के आंदोलन का आज 4था दिन है। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान यूपी गेट पर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिलों का विरोध करने और दिल्ली में मौजूद हरियाणा और पंजाब के किसानों को समर्थन देने के लिए यूपी गेट पर इकट्ठा हैं और दिल्ली में प्रवेश कर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं। हालांकि उन्हें बुराड़ी में प्रदर्शन करने की इजाज़त दिल्ली पुलिस द्वारा दे दी गई है, लेकिन किसानों ने इसको ठुकरा दिया है। किसानों की मांग है कि अगर उन्हें जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा तो कम से कम रामलीला मैदान तक जाने की इजाज़त दी जाए। दिल्ली पुलिस अपनी बात पर अड़ी है और किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को लेकर माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी सरकार कृषि कानूनों को किसानों के हित में उठाया गया ऐतिहासिक कदम बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान कृषि कानूनों के विरोध में उतर आए हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में यूपी गेट पर पिछले 4 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से अगली 3 तारीख को बातचीत करने का इशारा मिला है। अगर 3 तारीख को इनकी बात सफल रहती है तो धरने को समाप्त कर दिया जाएगा, वरना आगे की लड़ाई की रणनीति बनाई जाएगी। अलीगढ़ पुलिस ने टायर कारोबारी की हत्या का महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के कब्जे से आला कत्ल बरामद किया है। आपको बता दें, सिविल लाइन थाना इलाके के शमशाद मार्केट पर एक टायर कारोबारी अपनी दुकान पर बैठा था। इसी दौरान दबंग आ गया और दबंग ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोली लगने से टायर कारोबारी की मेडिकल ले जाते वक्त दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद पैदल दौड़ रहा था। इसी दौरान एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र से बाइक लूटता हुआ फरार हो गया। पुलिस ने टीम लगातार दबिश दे रही थी और बरौला बाईपास के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आला कत्ल भी आरोपी के कब्जे से पुलिस ने बरामद किया है। एसपी सिटी अभिषेक शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि हत्या की वजह बेहद मामूली सी बात थी, यानी मृतक से आरोपी दबंग ने बाइक मांगी थी और बाइक नहीं दी, तो इसी के चलते 2 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने की तैयारियां चल रही हैं। अलीगढ़ से कैमरामैन बबलू के साथ प्रमोद कुमार, R9 TV, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के देवरिया की नगर कोतवाली क्षेत्र में खुलेआम चल रहा था बालाजी नाम से फर्जी ट्रेनिंग सेंटर।
तकरीबन 100 बेरोजगार युवाओं का आरोप है कि उनसे विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 50-50 हज़ार रुपये की ठगी की गई है। तमाम लोगों को ट्रेनिंग भी कराई जाती थी ताकि किसी को भी कंपनी के ऊपर किसी किस्म का शक ना हो। यह तस्वीरें देवरिया की नगर कोतवाली क्षेत्र की हैं, जहां बालाजी नाम के एक इंस्टीट्यूट पर बेरोजगार युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 50-50 हज़ार रुपये की ठगी करने का आरोप है। युवाओं का कहना है कि पैसे का इंतज़ाम करने के लिए किसी ने अपनी ज़मीन गिरवी रखी तो किसी ने माँ के जेवर बेचे, क्योंकि सभी को विदेश में एक बेहतर ज़िंदगी और अच्छी नौकरी दिलाने के सपने दिखाए गए थे। सभी युवाओं को फर्जी वीज़ा और टिकट भी दिया गया था ताकि कंपनी के ऊपर किसी भी किस्म का शक ना हो। लेकिन फ़्लाइट से एक दिन पहले ही छात्रों को पता चला कि उनके साथ ठगी की गई है, जिसके बाद बेरोज़गार युवाओं के सपने पल भर में चूर चूर हो गए। वहीं देवरिया पुलिस ने छात्रों की तहरीर के आधार पर 3 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देवरिया पुलिस जल्द ही तमाम लोगों को गिरफ्तार करने का भी दावा कर रही है। कैमरा पर्सन जिशान के साथ समीर अली, R9 TV, उत्तर प्रदेश। कानपुर में नाबालिग किशोरी के साथ उसके भाई के दोस्तों ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुष्कर्म कर डाला। जब नाबालिग किशोरी घर पहुंची तो उसने आप बीती घर वालों को बताई। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर के चकेरी क्षेत्र में किशोरी को शनिवार को 4 युवकों ने अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया। दूसरे दिन रविवार को जब किशोरी आरोपियों के चुंगल से छूटकर घर पहुंची तो उसने अपने परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने थाने जाकर शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चकेरी इंस्पेक्टर रवि श्रीवास्तव ने बताया कि 14 वर्षीय किशोरी की युवक साहिल से फोन पर अक्सर बातचीत होती थी। शनिवार को साहिल ने किशोरी को फोन करके बुलाया था। नाबालिग किशोरी ने बताया कि उसके भाई के दोस्तों ने अपने 4 साथियों के साथ उसके साथ दुष्कर्म किया था। वहीं पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार तो जरूर कर लिया, लेकिन 2 लोग अभी भी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। ऐसे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत भी कार्रवाई की है।